उसने चीटिंग की है। क्लास के बाद जब दोस्तों ने उसे घेरा तो ह्योंग वुक ने एक रहस्यमयी ऐप गेरिगो के बारे में बताया। जियोनवू ने तुरंत प्ले स्टोर पर ऐप सर्च किया, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी पल ह्योंग वुक ने सबको ऐप का एक प्राइवेट लिंक फॉरवर्ड कर दिया। बाकी दोस्त तो इसे बकवास समझकर हंसने लगे, लेकिन जियोनवू के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, मुफ्त की ऐप है, डाउनलोड करने में क्या हर्ज है। उसने ऐप इंस्टॉल कर ली। ह्योंग वुक ने उसे विश मांगने का अजीब तरीका समझाया। देख, इसे इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। पहले एक पूरा कागज ले, उस पर अपना पूरा नाम, जन्मतिथि बड़े बड़े अक्षरों में लिख, फिर कैमरा ऑन करके अपनी विश के साथ उस कागज की वीडियो रिकॉर्ड कर और ऐप पर अपलोड कर दे। नारी और बाकी दोस्तों ने तंज कसा और ह्योंग वुक को पागल बताते हुए उसे वहीं अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन हकीकत में उस गेरिगो ऐप का 24 घंटे वाला काउंटडाउन चुपचाप शुरू हो चुका था। सिया एक बहुत मेधावी एथलीट थी। नेशनल टीम में सेलेक्ट होना उसका सपना था। उसी शाम उसके कोच ने खुशखबरी दी, वो नेशनल टीम में सेलेक्ट हो चुकी थी। खुशी में वो जियोनवू को घर ले गई डिनर पर। उस दौरान उसने इच्छा जाहिर की किसी तरह उसकी ट्रेनिंग एक हफ्ते के लिए टल जाती तो वे अच्छे से एंजॉय कर पाते। जियोनवू ने ऐप खोला और मजाक मजाक में विश मांग ली, खाए पिए और घूम गए। दूसरी तरफ ह्योंग वुक के फोन पर सिया का फोन आया। शायद गलती से लग गया था, क्योंकि उसके दोस्त उसकी बुराई कर रहे थे। उसके जैसा दोस्त होना शर्म की बात है। ग्रुप के बाकी दोस्त भी आग में घी डालने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि फोन की दूसरी तरफ ह्योंग वुक उनकी एक एक बात सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में नफरत की आग जल उठी थी। अगली सुबह जब ह्योंग वुक के 24 घंटे पूरे होने को आए, उसकी बॉडी अचानक अकड़ने लगी। पूरे क्लास में हंगामा मच गया। कुछ स्टूडेंट्स नर्स को बुलाने दौड़े तो कुछ उसे संभालने लगे। तभी ह्योंग वुक एकदम से नॉर्मल हुआ और उसने बैग से चाकू निकाल ली। जियोनवू उसे समझाने आया तो उसने धक्का मारकर उसे गिरा दिया। एकाएक उसके बाजू का कंट्रोल उस पर नहीं रहा। वो चाकू चलाने लगा, यहाँ तक कि खुद को भी मारने की कोशिश की। ह्योंग वुक का दिमाग उस चीज से लड़ रहा था। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो, उसने दोस्तों को चेतावनी दी कि सब उसके पास से भाग जाए, पर सिया नहीं मानी। तभी अचानक ह्योंग वुक उस पर टूट पड़ा। दोनों दरवाजा तोड़ते हुए क्लास के गलियारे में जा गिरे। जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, ह्योंग वुक बिजली की गति से खड़ा हुआ और खुद की गर्दन काट ली। सिया चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकी। पुलिस ने सबसे पूछताछ की। सीसीटीवी देखने के बाद यह मान लिया कि ह्योंग वुक ने अपनी जान खुद ली है। जब सिया कपड़े बदलने गई तो उसकी नजर अपने बैग में लगे एक गिफ्ट पर पड़ी। वह गिफ्ट उसे ह्योंग वुक ने दिया था, जिसे देखकर उसे पिछली रात की बात याद आ गई। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सिया उसके बर्थडे पार्टी में न गई हो। आखिर में बचपन के दोस्त जो थे। बड़ी मुश्किल से उसने ह्योंग वुक को समझाया कि कल वह ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर जाने वाली है, इसीलिए वह पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगी। वह उसका गिफ्ट भी अपने साथ आई थी। सिया से मिलने के बाद ह्योंग वुक को भी पूरा यकीन हो गया था कि फोन पर जो उसकी बुराई कर रही थी वो सिया नहीं हो सकती। अब सिया को भी ये बात बहुत अजीब लगी। आखिर उसकी आवाज में ह्योंग वुक से कौन बात कर रहा था। वर्तमान में सिया की कोच से मुलाकात होते ही उन्होंने अचानक उसकी एक हफ्ते की ट्रेनिंग कैंसिल कर दी। सिया का माथा ठनका। उसे याद आया कि जियोनवू ने ठीक यही विश मांगी थी। उसने घबराकर कोच से ट्रेनिंग जारी रखने की मिन्नत की, लेकिन तभी ऊपर से एक भारी मेटल की चीज उनके बीच आ गिरी। मौत को इतने करीब देख दोनों की रुक गई और उन्होंने ट्रेनिंग कैंसिल करना ही सुरक्षित समझा। जैसे ही फैसला बदला, जियोनवू के फोन पर नोटिफिकेशन चमका। विश पूरी हुई। उसकी मौत का टाइम अब शुरू हो चुका था। ग्रुप के टेक एक्सपर्ट हाजूंग ने तुरंत कमान संभाली। उसने मोबाइल फॉर्मेट मारकर गेरिगो को मिटाने की कोशिश की, लेकिन ऐप टस से मस नहीं हुई। टाइमर भी जो गति चल रहा था। साफ था कि फोन तोड़ना भी बेकार होगा। अब एकमात्र रास्ता था इस ऐप के सोर्स को डिकोड करना। इसकी असलियत जानने के लिए उन सबने सीए के घर पर मिलने का प्लान बनाया, जहाँ लैपटॉप के जरिए वे इस डिजिटल जाल को भेद नहीं देते। घर पहुंचते ही जियोनवू के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सीए का नाम था। फोन उठाते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉल पर सीए और नरी मिलकर उसका मजाक उड़ा रही थी और उसके बारे में बेहद कड़वी बातें कर रही थी। गुस्से में दमदमाया जियोनवू सीधे सिया के फ्लैट पर जा धमका, लेकिन वहां का मंजर देखकर वह सुन्न रह गया। सिया तो अभी अभी नहाकर बाहर निकली थी, तो फिर वो कॉल किसकी थी। जब उसने सिया को सब बताया तो वह कांप उठी। उसने याद दिलाया कि ह्योंग वुक ने भी मरने से पहले ठीक यही बात कही थी। खतरे की आहट थामकर सभी दोस्त सिया के घर जमा हुए। ग्रुप का टेक जीनियस हाजून ऐप के सिस्टम में सेंध लगाने में कामयाब तो हो गया, पर जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक जियोनवू की आंखों में असहनीय जलन होने लगी। वह दर्द से कराहते हुए खिड़की के बाहर किसी अदृश्य साए की तरफ इशारा करने लगा। नारी खौफ में यह सब रिकॉर्ड कर रही थी। तभी जियोनवू पर जैसे किसी शैतानी ताकत का कब्जा हो गया। उसने अपनी ही उंगली से अपनी आंख को लहूलुहान कर दिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, निकालो इसे यहाँ से। कमरे में खौफ का सन्नाटा पसर गया। जब जियोनवू को एक लड़की की रूह दिखाई दी। ऐप का टाइमर फिर से टिक टिक करने लगा था। बजेस हो चुका जियोनवू अब एक हिंसक दरिंदा बन चुका था। उसने सीए आंख को बेरहमी से पीटा और फिर हाजून का गला दबोच लिया। उसकी आवाज बदली हुई थी, इस डिजिटल खेल में टांग अड़ाकर तुमने अपनी मौत पक्की कर ली है। अब सब मरेंगे। हाजून की सांसें थमने ही वाली थी कि सीए ने पीछे से भारी वार करके जियोनवू को बेहोश कर दिया। हॉस्पिटल में सन्नाटा था, पर बाहर मौत का खेल जारी था। तभी हाजून के पास उसकी बहन का फोन आया, जो अलौकिक शक्तियों की जानकार थी। उसने चीखते हुए चेतावनी दी। हाजून उस ऐप से फौरन
टैक्सी ड्राइवर ने बीच जंगल के रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद दोनों को पैदल ही अंधेरी पगडंडियों से गुजरना पड़ता। आखिरकार वे हाजून की बहन एलिस के घर पहुंचे, जहां उसके पति ने उनका स्वागत किया। तभी सिया के फोन पर जियोन वू की कॉल आई। वह कह रहा था, मैं आईसीयू से बाहर आ गया हूँ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? इससे पहले कि सिया जवाब देती, एलिस ने बाहर आकर उसे चेतावनी दी, फोन का जवाब मत देना। लेकिन देर हो चुकी थी। सिया का शरीर अकड़ गया और उस पर किसी काली साए का कब्जा हो गया। वह ना हिल पा रही थी और ना ही मोबाइल नीचे रख पा रही थी। एलिस ने तुरंत एक पवित्र रस्सी का इस्तेमाल किया और झटके से उसके हाथ से वो श्रापित फोन छुड़वाया। वो समझ गई थी कि सिया की रूह को वो इविल एंटिटी अपने साथ ले गई है। अनुष्ठान शुरू हुआ। हाजून को एक कमरे में बंद कर एलिस और उसका पति भांगुर मंत्रोच्चार करने लगे। अचानक सिया की आंखें खुली, पर वह उस आत्मा की दुनिया में थी जहाँ पर उसकी आत्मा कैद की गई थी। एलिस ने वहाँ प्रकट होकर उसे बताया कि उसकी आत्मा यहीं पर कैद हो चुकी है। यहाँ से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, 3 दरवाजे, जिन्हें एलिस और बैंगुल अपने रिचुअल की शक्ति से बनाएंगे। बैंगुल ने जैसे ही पहली अगरबत्ती जलाई, उस रूहानी दुनिया में पहला दरवाजा खुल गया। एलिस ने सिया को एक रक्षा कवच बांधा और सख्त हिदायत दी, चाहे जो हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने मुझे देख लिया तो वो रूह भी मुझे देख लेगी और हम दोनों यहीं फंस जाएंगे। तुम्हें अपने डर का सामना अकेले करना होगा। जैसे ही एलिस ने अपना मास्क पहना, वह दृश्य हो गई। सिया ने कांपते कदमों से पहला दरवाजा पार किया और खुद को अपने ही स्कूल के गलियारे में पाया। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने टॉर्च की रोशनी में दूसरे दरवाजे की तलाश शुरू की। तभी ठंडी आहट सुनाई दी। खौफ के मारे सिया भागने लगी, लेकिन वह साया बिजली की गति से उसके सामने आ गया। सिया की चीख निकल गई जब उसने देखा कि ह्योंग-वुक एक बार फिर उसके सामने अपनी गर्दन काट रहा है। इधर हकीकत की दुनिया में एलिस ने बैंगुल को इशारा किया और उन्होंने दूसरी अगरबत्ती प्रज्वलित कर दी। दरवाजा खुलते ही सिया एक नए मंजर में थी। इस बार उसके सामने उसके माता पिता थे, जिनकी एक कार हादसे में मौत हो गई थी। अपने माता पिता को देख सिया की आंखें भर आईं, पर वह जानती थी कि यह उस रूह का बिछाया जाल है। वह जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी माँ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे भावनाओं के जाल में फंसाने लगी। उधर असली दुनिया में संकट गहराता जा रहा था। अगरबत्ती बुझने को थी। बैंगुल ने उसे वापस लौटने की चेतावनी दी, क्योंकि अगर दिया बुझ गया तो एलिस भी हमेशा के लिए उसी रूहानी दुनिया में कैद रह जाएगी। पर एलिस सीए को मौत के मुंह में अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। वहां सीए ने अपने दिल पर पत्थर रखा और अपनी माँ के साये को नजरअंदाज कर भागते हुए तीसरा दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, उसे लगा कि वह वापस एलिस के घर पहुंच गई है। उसके सामने हाजून और बैंगुल बैठे थे। सिया ने जब एलिस के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, वह थक गई है और आराम कर रही है। लेकिन तभी हवा में एलिस की कांपती हुई आवाज गूंजी, सिया, यह हकीकत नहीं है, यह तीसरा दरवाजा एक धोखा है। तुम अभी भी उसी दुनिया में हो। बैंगुल ने फौरन बात पलटी और कहा, लगता है तुम्हारे साथ कोई प्रेत इस दुनिया में आ गया है। एलिस ने पीछे देखने से मना किया था, पर अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना ही होगा, तभी मैं इसे रोक पाऊंगा। एलिस की रूहानी आवाज लगातार से आह को आगाह कर रही थी, इनकी बातों में मत आना, असली दरवाजा ढूंढो और भागो यहाँ से। अचानक हाजून का चेहरा बदला और वह चिल्लाया, तुम्हें बचाने के लिए मैंने उस ऐप पर विश मांगी थी, पीछे देखो। भ्रमित होकर सिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने वही गलती कर दी जिसका डर था। उस शैतानी ताकत ने एलिस ने देख लिया। अब सिया के साथ साथ एलिस की जान भी खतरे में पड़ गई। उन्हें अब मिलकर इस मायावी दुनिया से बाहर निकलना था। सिया की नजर अपनी कलाई पर बंधे उस लाल धागे पर पड़ी जो उसे सही रास्ता दिखा रहा था। वो उस धागे के पीछे भागी, जहाँ हवा में सैकड़ों लाशें झूलने लगी थी। मंजर इतना खौफनाक था कि सिया फिर से पजेज होने लगी। तभी उसे उस लड़की की रूह दिखी, जिसके सामने एक सुर्ख लाल रंग का मोबाइल पड़ा था, वही मोबाइल जिससे वो धागा जुड़ा था। ठीक उसी पल एलिस ने वहां पहुंचकर सिया के हाथ का धागा तोड़ दिया। धागा टूटते ही सिया का भड़बड़ा उसे होश आ गया। सामने ही असली दुनिया का आखिरी द्वार चमक रहा था। दोनों मौत को पीछे छोड़ उस दरवाजे की तरफ झपटी। उस शैतानी ताकत ने उन पर आखिरी हमला किया, पर एलिस की सूझबूझ से दोनों ने छलांग लगाई और हकीकत की दुनिया में वापस लौट आई। जैसे ही वे वापस पहुंची, सिया के फोन का वो खूनी टाइमर हमेशा के लिए रुक गया। एलिस उन्हें आगाह करती है कि खतरा अभी टला नहीं है। वो समझाती है कि जो धागा टूटा है, उसने सिर्फ सिया का उस रूहानी दुनिया से संपर्क काटा है, लेकिन उस श्राप का वजूद अब भी बरकरार है। इस तबाही को हमेशा के लिए रोकने के लिए उन्हें उस कड़ी को मिटाना होगा जिसने रूहों की दुनिया को इंसानी दुनिया से जोड़ रखा है। एलिस खुलासा करती है कि तीसरे दरवाजे पर जो सुर्ख लाल मोबाइल दिखा था, वही इस सारे फसाद की जड़ है और सिया को ही उसे ढूंढ कर लाना होगा। जब हाजुन ने किसी और के जाने की बात पूछी तो एलिस ने साफ कर दिया कि सिर्फ सिया ही उस मोबाइल को छू सकती है, क्योंकि उसकी रूह अभी भी उस श्राप के प्रभाव में है। दूसरी तरफ अस्पताल में नारी की मुलाकात जियोन से होती है। नारी उसे वह खौफनाक वीडियो दिखाती है जिसमें जियोन पर उस साये का कब्जा था। उसी रात सिया की नींद तब उछट गई जब उसे अपने ऊपर खून की बूंदें गिरती महसूस हुई। आंखें खोलते ही उसके सामने एक ऐसी लड़की की रूह दिखी जिसकी गर्दन कटी हुई थी। उस रूह ने खामोशी से सिया को पीछे मुड़ने का इशारा किया।
लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उसके हाथ कोई सुराग नहीं लगता। उधर सच्चाई की तलाश में सिया, हाजुन और बैंगबुल ने मिलकर योंगबुक के लैपटॉप का कोना कोना छान मारा। हाजुन का दिमाग बिजली की तरह चल रहा था। उसने सीधे ब्राउजर हिस्ट्री के उन पन्नों को खोला जो एग्जाम से ठीक पहले के थे। वहाँ उसे एक गुमनाम चैटिंग ऐप का सुराग मिला जिसे योंगबुक मरते दम तक इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही उन्होंने ऐप को एक्टिव किया, स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल चमकने लगी। तीनों ने सांसें रोक ली और बिना आवाज किए कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक लड़का बदहवास होकर चिल्ला रहा था, कमीने कहाँ गायब है तू? सब कह रहे हैं कि तू खत्म हो गया। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। हाजुन ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को योंगबुक बताकर मैसेज किया, इतना डरा हुआ क्यों है? वो चीज तैयार है क्या जिसकी बात हुई थी? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, हाँ सब जुगाड़ हो गया है, बता कहाँ आना है? 1 घंटे बाद में तीनों बताए गए पते पर पहुंचे। जैसे ही बैंगबुल ने उस लड़के को दबोचने की कोशिश की, वह हिरण की तरह चौकड़ी भरकर भागने लगा। वह एक पुरानी इमारत की छत पर जा चढ़ा और सीढ़ी ही गिरा दी। उसे लगा कि वह बच गया, पर अपनी एथलीट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सिया ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे छत पर पहुंचकर उसे दबोच लिया। आखिरकार लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए सच उगल दिया, मैं तो सिर्फ उसे पढ़ाई में फोकस बढ़ाने वाली दवाइयां देता था, उसने बताया। लेकिन जब सिया ने उस पर गेरिगो ऐप का लिंक भेजने का आरोप लगाया तो वो बोला, मैंने जिस पोस्ट में वो लिंक डाला था उसमें साफ साफ खतरों के बारे में लिखा था। उसने बिना पढ़े क्लिक किया तो इसमें मेरी क्या गलती? हाजुन ने उसका फोन छीना और वो पोस्ट गायब थी। लड़का आगे बढ़ा, उस पोस्ट में 2 लड़कियों की फोटो थी, कौन सी वॉन और डो हियरयोन। वो स्कूल जानता था कि डो हियरयोन की माँ एक पागल तांत्रिक है। हाजुन ने फौरन लैपटॉप से डिलीट किए हुए फोटो रिकवर कर लिए। तस्वीरों को देखते ही सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने सपने में जिन 2 लोगों को देखा था वो शायद यही थी। अब समझ आया कि ये कर्ज एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों की नफरत से जन्मा है। बैंगबुल ने उस लड़के से पागल तांत्रिक के घर का पता लिया और उसे छोड़कर सीधे अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़े। अंधेरी रात और सुनसान रास्ते पर चलते हुए आखिरकार उन्हें एक रोशनी की किरण दिखाई दी। वह एक वीरान सा घर था जहाँ एक बुजुर्ग महिला रहती थी। जब उन्होंने उस तांत्रिक के बारे में पूछा तो औरत ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया। वह तांत्रिक 3 साल पहले ही दम तोड़ चुकी थी। हाजुन ने उन 2 लड़कियों की तस्वीर दिखाई और पूछा कि इनमें से उसकी बेटी कौन है। तो उस औरत ने डो हियरयोन के बजाय कौन सी उनकी फोटो पर उंगली रखी, यानी सिवोन ही उस तांत्रिक की वारिस थी। वे तीनों अब उस तांत्रिक के पुराने घर पहुंचे। बैंगबुल ने सुरक्षा के लिहाज से सिया और हाजुन के चारों तरफ एक रक्षा घेरा खींच दिया और उन्हें सख्त हिदायत दी कि चाहे जो हो जाए इस दायरे से बाहर कदम मत रखना। इसके बाद वह खुद उस रहस्यमयी घर के भीतर दाखिल हुआ। तलाशी के दौरान उसे एक दीवार कुछ अजीब लगी। वहां से पुरानी शीट हटाई तो पीछे एक गुप्त कमरा मिला। वह कमरा किसी भयानक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। वहाँ स्कूल यूनिफॉर्म में लिपटे किसी लड़की के बाल रखे थे जिन पर कोई काला जादू किया गया था। तभी बाहर खड़ी सिया को फिर से वही दिखाई दी। वह अनजाने में ही उस सुरक्षा दायरे को पार कर उस साये के पीछे खींची चली गई। उसे बचाने के चक्कर में हाजुन भी बाहर आ गया, पर वो सिया को एक सुनसान दीवार के पास ले गई और जमीन की तरफ इशारा किया। सिया ने जब वहाँ से मिट्टी हटाई तो उसे स्कूल यूनिफॉर्म के साथ एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें डो हियरयोन और कौन सी एक साथ थी। उन्होंने तुरंत एलिस को फोन किया और पूरी जानकारी दी। फोटो देखते ही एलिस ने पहचान लिया कि इस तस्वीर में जो खिड़की दिख रही है आत्मा की दुनिया में से वो जगह देख चुकी है। एलिस ने समझाया कि उन दोनों में से ही किसी ने उस लाल मोबाइल से उस खिड़की वाली जगह पर वीडियो रिकॉर्ड किया होगा और वही जगह इस श्राप का केंद्र है। अब उनका अगला मकसद उस वीडियो और उस लाल मोबाइल को ढूंढना था। सुराग की तलाश में सिया और हाजुन स्कूल पहुंचे और सर्वर रूम में जाकर गेरिगो ऐप से भेजे गए सारे वीडियो को निकाल लिए। अचानक उनकी आंखें फटी रह गई जब उन्हें नारी का विश वाला वीडियो मिला। वीडियो में नारी कह रही थी, मैं 2 लोगों को मरते देखना चाहती हूँ, पहला योंगबुक और दूसरा मेरे पीछे बैठने वाला लड़का। सिया सन्न रह गई। अगर नारी ने मौत की विश मांगी थी तो वह अब तक सुरक्षित कैसे थी? तभी कहानी एक रात पीछे फ्लैशबैक हो जाती है। योंगबुक की मौत से ठीक 1 रात पहले नारी अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जश्न मना रही थी। बातों बातों में पता चला कि नारी बिना किसी वजह के योंगबुक से नफरत करती थी। उसने मजाक में अपने दोस्तों को गेरिगो ऐप के बारे में बताया, लेकिन तभी उसके एक दोस्त ने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, ये कोई मजाक नहीं है नारी, ये वाकई काम करता है। लेकिन याद रखना, जो भी इससे अपनी मुराद पूरी करवाता है उसे बदले में अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। ये सुनते ही पार्टी के शोर के बीच नारी के चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तभी उसका दोस्त ठहाका मारकर उसका मजाक उठाने लगा, तुम अभी भी बच्ची हो नारी, इन किताबी बातों को सच कैसे मान सकती हो? नशे और गुस्से के मेल ने नारी के दिमाग पर पर्दा डाल दिया। उसने आप देखा न था उसी वक्त फोन निकाला और गेरिगो ऐप पर अपनी नफरत उगल दी। मैं योंगबुक और पीछे बैठे लड़के को अपनी नजरों के सामने मरते देखना चाहती हूँ। अगली सुबह जब वह स्कूल पहुंची तो मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। योंगबुक की मौत वाकई हो चुकी थी। उसी पल नारी के फोन की स्क्रीन चमकी जिस पर संदेश था, विश पूरी हुई। साथ ही मौत का 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया। नारी खौफ से थर थर कांपने लगी। ठीक उसी समय योंगबुक की मुराद भी पूरी हो गई थी। बातों बातों में जब नारी ने अपना मोबाइल चेक किया तो वह दंग रह गई। उसका टाइमर अचानक रुक गया था। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए वह अपनी उस सहेली के पास पहुंची जो उस रात पार्टी में साथ थी। वहां जाकर उसे एक और झटका लगा। उसका वह दोस्त
कुछ मत बताना। यह पढ़कर नारी का खून खौल उठा और वह नफरत से भर गई। उसे लगा कि उसकी सहेली उसे धोखा दे रही है, पर हकीकत कुछ और ही थी। वह मैसेजेस से आने नहीं बल्कि वह शैतानी रूह भेज रही थी जो उनके बीच दरार डालना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने ह्योंग-वूक और सिया के साथ किया था। नफरत की आग में जलती नारी ने वह मैसेज सेंड नहीं किया। वह सच जानने के लिए सिया के घर पहुंची, लेकिन वहां उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। थकान के कारण वह वहीं बिस्तर पर लेट गई। तभी हवा में तैरता एक बारीक लाल धागा रहस्यमय तरीके से उसकी आंख में समा गया। अगली सुबह जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो सामने जॉन खड़ा था। उसने नारी को एक चौंकाने वाली बात बताई। उस रात मैंने यहाँ एक लड़की की रूह देखी थी जिसके चेहरे के दाईं ओर गहरा जख्म था और उसने हमारे स्कूल की ही ड्रेस पहन रखी थी। जॉन ने नारी को चुपके से स्कूल चलने के लिए बुलाया ताकि वो उस रूह की पहचान कर सके। कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। उसी रात जब सिया और हाजुन सर्वर रूम में सबूत ढूंढ रहे थे, ठीक उसी वक्त नारी और जॉन अंधेरे का फायदा उठाकर स्कूल के नर्स ऑफिस में दाखिल हुए। फाइलों को खंगालते हुए उन्हें कौन सी फोन करेगा। उसके चेहरे के दाएं तरफ ठीक वैसा ही जख्म था जैसा जियानवू ने बताया था। जियानवू ने नारी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुमने भी उसे देखा है। उस दिन तुम वीडियो में उस खाली जगह को रिकॉर्ड कर रही थी जहाँ वो खड़ी थी। नारी को लगा कि जियानवू उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने गुस्से में उसे वो मैसेजेस दिखाए जो सिया के नाम से आए थे। जियानवू ने सिर पीट लिया। पागल हो गई हो क्या? मैंने तो अपनी सिम बंद करवा दी थी, तो मेरे नंबर से कोई मैसेज कैसे जा सकता है? उसने नारी को समझाया कि यह सब उसका नचा प्रपंच है। इसी दबाव में आकर नारी ने कबूल कर लिया कि ह्योंग-वूक की मौत के पीछे उसकी मांगी हुई विश थी। ह्योंग-वूक अभी सदमे में ही था कि अचानक वही लाल धागा फिर से नारी की आंख में चुभने लगा। वह पूरी तरह पजेस हो गई और एक नुकीली कैंची उठाकर जियानवू के पेट में घोंप दी। खून से लथपथ जियानवू उसे रोकने की कोशिश करता रहा, पर नारी उसे कमरे में बंद कर भाग निकली। जियानवू ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, तभी उसके सामने वही खौफनाक आत्मा प्रकट हो गई। वह जिस तरफ भागता वह रूह रास्ता रोक लेती। देखते ही देखते उस साए ने जियानवू के शरीर को अपने काबू में ले लिया और वह बेबस होकर अपने ही नाखूनों से अपनी गर्दन को चीरने लगा। इधर स्कूल के बाहर खड़ी गाड़ी में बैंग-वूल को किसी बुरी ताकत का एहसास हुआ। वह फौरन अंदर पहुंचा। उसने मंत्रों से अभिमंत्रित एक खंजर उस रूह की तरफ फेंका, जिससे वह साया एक पल के लिए ओझल हो गया और जियानवू की जान बच गई। लेकिन वह रूह हार मानने वाली नहीं थी। उसने पलक झपकते ही कांच का एक नुकीला टुकड़ा उठाया और बड़ी बेरहमी से बैंग-वूल की आंख में घुसा दिया। पूरा गलियारा उसकी दर्दनाक चीख से गूंज उठा। इधर सिया और हाजुन गिरिगो ऐप का पूरा डेटा और वीडियो अपनी पेन ड्राइव में सेव कर लेते हैं। तभी अचानक पूरे स्कूल की बिजली चली गई। उसी अंधेरे में बैंग-वूल का सामना फिर उस रहस्यमयी रूह से होता है। यहीं से कहानी अतीत में मुड़ती है 4 साल पीछे। तो हायरियो अपनी दोस्त कौन सी वॉन को स्कूल ले जाने के लिए उसके घर पहुंची है। वहाँ उसकी मुलाकात कौन सी वॉन की तांत्रिक माँ से हुई। पता चला कि कौन सी वॉन अपनी माँ के डरावने कामों की वजह से उनसे नफरत करती थी और अलग रहती थी, लेकिन उस तांत्रिक में जरूर कोई अलौकिक शक्ति थी। उसने हेरियोन की आंखों में बचपन से मौजूद अजीब लाल निशान को अपनी विद्या से तुरंत गायब कर दिया। हेरियोन बेहद खुश हुई और सीधे उस वीरानी मार्ग पर पहुंचती है जहाँ कौन सी वॉन रहती थी। फिर दोनों साथ स्कूल के लिए निकल चली। तो हेरियोन एक हंग नाम के लड़के को पसंद करती थी, लेकिन ना तो खुद उसे बताती और ना ही कौन सी वॉन को बताने देती थी। क्लास खत्म होने के बाद कौन सी वॉन अपने क्लब चली जाती है। वो एक बेहद होनहार कोडिंग की जान करती है। इधर डो हेरियोन घर लौटते फिर से सिमोन की माँ के जाल में फंस जाती है। तांत्रिक उसे पहला फुसलाकर अपने उसी सीक्रेट रिचुअल वाले कमरे में ले गई। तो हेरियोन को वहाँ का रहस्यमयी माहौल और तांत्रिक चीजें बड़ी दिलचस्प लगने लगी। उसकी दिलचस्पी देख तांत्रिक उसे अपनी पसंद की कोई भी चीज उठाने को बोली। तो हेरियोन की नजर एक अजीब सी गुड़िया पर जा टिकी। तांत्रिक उसे समझाई कि यह डोलमी है, एक ऐसी गुड़िया जिससे किसी भी इंसान को कठपुतली की तरह नचाया जा सकता है। तो डो हेरियोन को उसका खौफनाक तरीका बताई, जिस पर काबू पाना हो उसके बाल या नाखून रेशम के धागे से इस पर बांध दो, फिर इस पर इंसान जैसी आंख नाक बनाओ, उसका नाम जन्मतिथि लिखो और तब तक अपना खून चढ़ाओ जब तक धागा सुर्ख लाल न हो जाए। तो हेरियोन बड़े गौर से इन काली शक्तियों के बारे में सुन रही थी। दूसरी तरफ कोडिंग क्लब में कौन सी वॉन और उसके साथी एक प्रतियोगिता के लिए नया ऐप बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब थीम की बात आई तो एक लड़के ने सुझाव दिया, क्यों ना हम एक ऐसा ऐप बनाएं जो लोगों की इच्छाएं पूरी करे, कुछ जादू टोने और तांत्रिक विद्या जैसा। ये सुनते ही कौन सी वॉन का खून खौल उठा। अपनी माँ के काम से उसे इतनी चिढ़ थी कि वह गुस्से में सब कुछ छोड़कर वहाँ से बाहर निकल गई। सीधे अपनी माँ के घर पहुँचती, जहाँ उसने देखा कि डो हेरियोन उसकी माँ के साथ रिचुअल कर रही थी। वह तुरंत डो हेरियोन पर चीखते हुए इल्जाम लगाने लगी, क्या तुम मेरी माँ के तांत्रिक होने का सच पूरे स्कूल में फैलाकर मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? डो हेरियोन उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी कौन सी वॉन एक अजीब सी बात पूछती है, क्या तुमने कभी सुना है कि कागज पर अपना नाम और जन्मतिथि लिखकर कोई मुराद मांगी जा सकती है? तो हेरियोन ने सिर हिलाकर
बेटी की यूनिफॉर्म, उसके बाल और फोटो लेकर एक आत्मघाती अनुष्ठान शुरू किया। उसका मकसद था कि कौन सी ओन की गलती की सजा वह खुद भुगते। रिचुअल पूरा होते ही उसने उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया और कौन सी ओन की तरफ बढ़ रहे वो कीड़े अचानक गायब हो गए। अगली सुबह जब डोही वहां पहुंची तो उसने देखा कि शामन पागलों की तरह सिवोन की यूनिफॉर्म को जमीन में दफन कर रही थी। उसकी हालत बेहद खौफनाक थी। डो हायर यंग को देखकर वो उसके पास गई और उसे एक सुरक्षा तावीज थमाते हुए कहा, इसे बिना बताए कौन सी ओन के बैग में रख देना। बेटी के हिस्से का दर्द और श्राप अब उसके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा था। उसने डो हायर यंग को वहां से जाने के लिए कहा और जैसे ही उसकी नजर हटी, तांत्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया। स्कूल पहुंचते ही डो हायर यंग कौन सी ओन को उसकी माँ की हालत बताने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसने अपनी जुबान पर लगाम लगा ली। वह जानती थी कि कौन सी ओन अपनी माँ के सच को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना चाहती है। इसलिए उसने तांत्रिक के दिए हुए उस सुरक्षा ताबीज को छुपके से कौन सी ओन के बैग में डालने की कोशिश की तो उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। नफरत में अंधी कौन सी ओन ने बिना सोचे समझे उस ताबीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जैसे ही डो हायर यंग ओन के मुंह से निकला कि यह ताबीज उसकी माँ ने भेजा था, सन्नाटा छा गया। यह खबर आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गई। सिवोन की असलियत सबके सामने थी कि वह उसी पागल तांत्रिक की औलाद है। अपनी साख गिरते देख उसने एक बेहद घटिया चाल चली। अपना बचाव करने के लिए डो हायर यंग की वह पुरानी वीडियो सबके सामने चला दी जिसमें वह हंग के लिए अपनी भावनाओं का इजहार कर रही थी। देखते ही देखते वह क्लिप पूरे स्कूल में वायरल हो गई। डो हायर यंग को सरेआम जलील किया गया और हंग ने तो दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उसे सबके सामने बेरहमी से पीटा। अपमान की आग में जलती डो हायर यंग ने जाते जाते हंग के कोट से उसका नेम टैग नोच लिया। उसी रात प्रतिशोध के जुनून में डूबी डो हायर यंग सिवोन के ठिकाने पर पहुंची और वहां से उसके बाल जुटाए। उसने दो डोलमी तैयार की, एक में कौन सी ओन के बाल और दूसरी में हंग का नेम टैग लगाकर उन पर उनकी जन्म तिथि लिख दी। फिर उसने गिरिगो ऐप का कैमरा ऑन किया और अपनी आखिरी खौफनाक विश मांगी, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ। ये कहते ही उसने अपनी गर्दन पर वार किया और अपनी जान दे दी। यही वह भयावह शुरुआत थी जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। डो हायर यंग की मौत के बाद वह वीडियो एक ऐसा डिजिटल कर्स बन गई जिसे न तो मिटाया जा सकता था और न ही रोका जा सकता था। कौन सी ओन और हंग ने पागलों की तरह उस वीडियो को सर्वर से डिलीट करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अचानक स्कूल की हर स्क्रीन पर डो हायर यंग का चेहरा उभर आया। देखते ही देखते हंग के शरीर पर किसी काली रूह का कब्जा हो गया और उसने अपनी ही गर्दन काट ली। उधर कौन सी ओन भी खुद को कांच के टुकड़ों से लहूलुहान करने लगी। चीख और खून के बीच उन दोनों का अंत हो गया। जैसे ही दोनों की सांसें थमी, अंधेरे कमरे में पड़े डो हायर यंग के फोन की स्क्रीन चमकी और उस पर एक आखिरी नोटिफिकेशन आया, आपकी मुराद पूरी हो चुकी है। प्रेजेंट में लौटते ही मंजर और भी भयानक हो जाता है। नारी के हाथों में एक लोहे की भारी रॉड है और वह बिना सोचे समझे सिया और हाजुन पर जानलेवा वार करने लगती है। सिया उसे यकीन दिलाना चाहिए कि ह्योंग वूक वाली बात सिर्फ एक बचकाना मजाक थी, एलिस ने इस दलदल से निकाल सकती है। लेकिन नारी के शरीर पर अब उसका अपना कोई बस नहीं था। वह रूहानी ताकत उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही थी। तभी वहां बैंगुल लड़खड़ाते हुए पहुंचा। उस कांच के टुकड़े ने भले ही उसकी एक आंख छीन ली थी लेकिन उसे एक खौफनाक अनुमान दे दिया था। अब वह अपनी उस जख्मी आंख से उन रूहों को देख सकता था जिन्हें कोई और नहीं देख पा रहा था। उसने फौरन मंत्रों से अभिमंत्रित खंजर निकाला पर इससे पहले कि वह वार करता उस अदृश्य साए ने उसे हवा में उछाल दिया और घसीटते हुए अंधेरे गलियारे में ले गई। किसी तरह वे सब बचकर अस्पताल पहुंचे। वहां पट्टियों में लिपटा बंगूल खुलासा किया कि अब वह रूहों की दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच का पुल बन चुका है। वे चारों मिलकर डो हायर यंग की उस पहली खौफनाक वीडियो को गौर से देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यही वह जीरो पॉइंट है जहाँ से गिरिगो ऐप का ये डिजिटल श्राप शुरू हुआ था। सिया को अपना लक्ष्य साफ दिखने लगा था। उसे उसी लाल मोबाइल को ढूंढकर खत्म करना होगा जिससे यह तबाही फैली थी। हाजुन अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर वीडियो के मेटा डेटा से उस सटीक लोकेशन को ट्रेस कर लिया। वे सब उस वीरान जगह के लिए रवाना हो गए लेकिन मौत उनके पीछे लगी थी। रास्ते में उनकी कार एक ट्रक से जा टकराई। पता चला ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं था। साफ था कि यह हमला उस रूह ने किया था। तभी अचानक ऊंचाई से एक लोहे का पाइप गिर पड़ा। सिया को बचाने की कोशिश में वह पाइप बैंगुल के शरीर के आर पार हो गई। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वह कराहते हुए बोला, सिया सिर्फ तुम ही उस मोबाइल को हाथ लगा सकती हो, सिर्फ तुम। वह अपना पवित्र खंजर जियोनवू के हवाले किया और एक आखिरी चेतावनी दी, अगर यह खंजर अपने आप घूमने लगे तो समझ लेना कि वह साया तुम्हारे बिल्कुल करीब है। इसके बाद सिया और जियोनवू अकेले ही उस अंधेरी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं जहाँ यह खेल खत्म होना था। सिया और जियोनवू के जाते ही हाजुन बैंगुल को मरते हालत में अस्पताल ले गए। उधर सिया और जियोनवू उस वीरान और खौफनाक इमारत के अंदर दाखिल होते हैं। उस कमरे तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह ढह चुका था जहाँ वह मोबाइल मौजूद था। सिया ने अपनी एथलीट फुर्ती दिखाई और मौत को चकमा देते हुए एक लंबी छलांग लगाकर उस पार पहुंच गई। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा उसे सामने वही शापित लाल मोबाइल चमकता हुआ दिखाई दिया। सिया ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अंधेरे से निकलकर पजेश नारी ने उस पर हमला बोल दिया। नारी एक कट्टर से सिया का गला रेतने की कोशिश करने लगी। यह देख जियोनवू भी जान हथेली पर रखकर उस कमरे में
ने जॉन वू को चिल्लाकर कहा कि सिया को तुरंत उसके पास लेकर आओ। पलक झपकते ही मंजर बदल गया। सिया को होश आया तो वो स्कूल में थी। उसके सारे दोस्त साथ थे और किरीको ऐप भी गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, मगर सिया का मन बेचैन था। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसकी रूह कांप गई। वो समझ गई कि यह सब एक छला हुआ है और वो फिर से आत्माओं की उस काली दुनिया में कैद हो चुकी है। तभी उस मायावी दुनिया में नारी ने फिर से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हकीकत की दुनिया में जॉन वू बेहोश सिया को लेकर एलिस के घर की तरफ भाग रहा था। रास्ता भटकने पर उसने सिया को जमीन पर लिटाया और घर ढूंढने लगा। तभी पैर फिसलने से वह एक गहरी खाई में गिरने लगा। उसने एक पेड़ की टहनी पकड़कर खुद को संभाला। ऊपर लेटी हुई सिया अचानक एक डरावनी हंसी हंसने लगी। उसकी आवाज बदली हुई थी, जितना मर्जी जोर लगा लो, सिया अब कभी वापस नहीं आएगी। जॉन वू ने हिम्मत नहीं हारी। वह किसी तरह ऊपर चढ़ा और सिया को उठाकर एलिस के घर पहुंचा। एलिस ने फौरन उस लाल मोबाइल पर तांत्रिक मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन रिचुअल का सिया पर कोई असर नहीं हुआ। एलिस का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गई कि यह वह असली मोबाइल नहीं है जिस पर श्राप लगा है। उधर रूहानी दुनिया में नारी जैसे ही सिया की जान लेने वाली थी, तभी एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और नारी को पीछे धकेल दिया। एलिस खुद अपनी रूह को दांव पर लगाकर सिया को बचाने के लिए उस परछाइयों की दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। एलिस सिया को सचेत करती है कि वह लाल फोन महज एक छलावा था, असली शराब तो कहीं और है। वह कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द पोर्टल बनाकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इंसानी रूहें इस परछाइयों की दुनिया में अधिक समय तक नहीं टिक सकती। तभी उनके सामने डो हियरियोंग का साया प्रकट होता है। वह किसी दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह सर्वर रूम की ओर इशारा करती है। तब जाकर यह खौफनाक आवाज खुलता है। किरीको ऐप डो हियरियोंग नहीं, बल्कि कोडिंग में माहिर कौन सी ने बनाया था। जब डो हियरियोंग ने नफरत में आकर सिमोन पर हमला किया था, तब अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कौन सी ने भी उसी ऐप पर एक प्रतिशोधी विष मांगी थी। कौन सी का श्राप दोहरा दिया जाए। इसी वजह से कौन सी अब लोगों को उसी तरह तड़पा कर मार रही थी जैसे डोई ने उसे मारा था। डो हियरियोंग की रूह दरअसल सिया को यही चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। एलिस सिया से कहती है, तुम्हें हर हाल में कौन सी का असली मोबाइल ढूंढना होगा। तब तक मैं यहाँ रिचुअल के जरिए उसे बुझाया रखूंगी। एलिस उसे अपना सुरक्षा कवच दे देती है ताकि रूहें उसे देख न सके। एलिस खुद डो हियरियोंग का रूप धरकर सिवोन के सामने खड़ी हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर सिया सर्वर रूम में दाखिल होती है। वहाँ उसे एक गुप्त दरवाजा मिलता है, जिसे तोड़कर वह अंदर बनाती है। पर तभी पीछे से पजेस्ड नारी उस पर काल बनकर टूट पड़ती है। सिया उसे समझाने की कोशिश करती है, नारी तुमने जो किया वो अनजाने में हुआ, होश में आओ। लेकिन नारी के सिर पर खून सवार था। उसने बेरहमी से सिया के पेट पर वार किया। इस संघर्ष में नारी की जान चली गई। उधर सिवोन को एहसास हो जाता है कि डोही के रूप में खड़ी औरत एक फरेब है। वह एलिस पर हमला करती है। एलिस तीर चलाती है, पर सिवोन हवा में गायब हो जाती है और अचानक पीछे से आकर एलिस के हाथ में कटर घोंप देती है। इससे पहले कि सिवोन एलिस को खत्म कर दे, असली डोही की रूह बीच में आकर उसे रोक लेती है। सिवोन चीखती है, यह सारा फसाद तुम्हारी वजह से शुरू हुआ था। इसी गहमा गहमी में एलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर एक तीर सिवोन के शरीर के पार कर देती है। लेकिन वह तीर इतना गहरा था कि एलिस खुद भी उससे जख्मी हो जाती है। उसी समय सिया को सर्वर रूम के फर्श पर सिवोन का नाम जन्मतिथि मिलती है। वही 0 पॉइंट था। वहीं उसे सिवोन का वह शापित मोबाइल मिल जाता है। सिया मोबाइल लेकर एलिस की तरफ भागती है। एलिस तीर से निशाना साध